नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। आइए शुरू करें आज की बातचीत। तो भारत की विदेश नीति को समझने की कोशिश में दुनिया के तमाम डिप्लोमैट्स और राजनयिक और साथ साथ जो है विदेश नीति और जियोपॉलिटिक्स के जो क्रिटिक्स हैं या फिर एक्सपर्ट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि भारत की विदेश नीति किस करवट बदल रही है। कुछ का कहना है कि अमेरिका से दूरी यानी कि चीन से नज़दीकियाँ और रूस से सदैव की मित्रता यानी कि ऑल वेदर फ्रेंडशिप की बात तो भारत के लिए कही ही जाती है। हालांकि अमेरिका में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं कि पिछले 25 सालों से अमेरिका के डिप्लोमेट्स एक्सपर्ट्स की तरफ से या फिर सरकारों की तरफ से जो कोशिश हुई थी कि रूस से भारत की नज़दीकियाँ कम की जाएं और इस कोशिश को ट्रंप ने आकर एक ज़बरदस्त झटका दिया है। भारत की बाहें मरोड़ने की लगातार कोशिश ट्रंप के साथ साथ ट्रंप के कैबिनेट के चेहरे भी कर रहे हैं। स्कॉट बेसेंट हो या फिर कुछ और उनके प्रमुख टीम के सदस्य, वो सभी भारत के खिलाफ कुछ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दोनों देशों के संबंधों में तनाव को और गहरा कर रहे हैं। भारत भी नहीं रुका है। भारत की तरफ से जयशंकर भी जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि भारत भी अमेरिका को अब आंखें दिखाने की कोशिश में जुट चुका है। चीन के साथ जिस तरीके से कोशिशें हो रही हैं भारत सरकार की, वो यही कम से कम दर्शाती हैं। कुछ सवाल हमारे इसीलिए हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं कि आप पहले इन सवालों पर नज़र रखें और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि भारत की विदेश नीति के बारे में तमाम ये जो बातें हो रही हैं उसमें क्या सच्चाई है या फिर ये विदेश नीति अब किस करवट या फिर कौन से रंग में रंगती हुई नज़र आती है। हम अपने टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताएं बदलती नज़र आती हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं और विदेश नीति पर तेल खरीद का काफ़ी व्यापक प्रभाव दिखता है। ये सवाल है हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं कि क्या वो देख पा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम के ज़रिए कि भारत की विदेश नीति में तेल खरीद का कितना व्यापक प्रभाव है कि रूसी तेल को लेकर 25% का जो पनिशमेंट अमेरिका की तरफ से लगाया गया है, उसके बावजूद 27 अगस्त का दिन नज़दीक आते देखने के बावजूद रूस के साथ एनर्जी डायलॉग्स किए जा रहे हैं। भारत की विदेश नीति पर पूंजीपतियों का कहीं प्रभाव तो नहीं दिखता, क्योंकि अगर अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बयान को हम याद करें, अपने दर्शकों को याद दिलाएं, तो उन्होंने कहा था कि भारत के रूसी तेल खरीद का फ़ायदा तो आम कंज्यूमर को नहीं बल्कि पूंजीपति मतलब कोई अमीर लोग हैं उनको मिल रहा है। फिर अमेरिका के आरोपों का जयशंकर ने जिस तरीके से जवाब दिया है, तो जयशंकर के जवाब के क्या मायने हैं, ये जवाब उन्होंने मॉस्को से अभी हाल ही में दिया है। जयशंकर की विदेश नीति राष्ट्रहित में अग्रसर दिखती है। उनके जवाब से हम क्या समझे, हम अपने दर्शकों तक यही पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चीन से रिश्ते सुधार कर अमेरिकी चुनौती का सामना करती हुई भारत की विदेश नीति नजर आती है। एक सवाल इसको समझने की कोशिश करेंगे। दो महाशक्तियां, चीन की बात कर ली जाए, हालांकि 80 के दशक में चीन और भारत आर्थिक मामलों में एक ही पायदान पर खड़े थे, लेकिन इन 80 से लेकर 2025 तक का जो रास्ता है, चीन अब अमेरिका से टक्कर ले रहा प्रतिद्वंदिता है। तो क्या इन दो महाशक्तियों की प्रतिद्वंदिता में भारत पिस रहा है? और बड़ी बात यह कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत की जो ताकत है और अमेरिका की जो चुनौती मिल रही है, क्या मजबूत वैश्विक आवाज़ बनने की जो चाहत थी भारत की, वो चाहत, वो गोल्डन चांस भारत की विदेश नीति की वजह से भारत ने मिस कर दिया है। आइए स्वागत कर लेते हैं हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहमान स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सौमित्र रॉय, वरिष्ठ पत्रकार, हिमाचल प्रदेश से जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर प्रभात राय, विदेशी मामलों के जानकार, जर्मनी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। सौमित्र सर, शुरुआत में आपसे करना चाहती हूँ। स्कॉट बेसेंट हो या फिर ट्रेड एडवाइज़र पीटर नवारो, दोनों जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तेल खरीद को लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं, और भारत की तरफ से जयशंकर जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं, आखिर इसके केंद्र में क्या है? आप क्या देख पा रहे हैं, आपकी समीक्षा? देखिए, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट रूप से अमीर शब्द का इस्तेमाल किया है। तो भारत में जानते हैं लोग कि कौन से वो दो अमीर हैं, और ख़ास तौर पे एक अमीर जो कि रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं जी। और उनको
$16 बिलियन की अब तक की कमाई हुई है। और अमेरिका मानता है कि वो जो पैसा है जो रूस को पे किया गया है, उसका रूस ने यूक्रेन के वॉर में इस्तेमाल किया। जी एक तरह से इंडिया को वो कह रहे हैं स्कॉट बेसेंट साहब कि हम वॉर फंडिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि अभी एक मीडिया में आया था, एक स्टेटमेंट आया था कि भारत जी ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उसके तुरंत बाद और एक डेटा आया कि भारत ने तेल खरीदना बंद नहीं किया है, बल्कि जो 40% तेल खरीदता था अब वो 42% तेल खरीदता है। जी तो कल जो जब ये जो रूसी विदेश मंत्री हैं लावरोव के साथ में जब जयशंकर जी मिल रहे थे, उसी समय अडानी फाउंडेशन, अडानी का एक जो चिंतन फाउंडेशन या चिंतन रिसर्च फाउंडेशन सीआरएफ के नाम से है, वो कल उसी वक्त एक डायलॉग कर रहा था एससीओ की समिट को लेकर। जी और वो डायलॉग था कि चाइना के साथ भी किस तरीके से एक अच्छा रोड मैप बन सकता है। तो देखिए, यूएस एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है भारत का, और वो चाइना को कंटेंट करने के लिए है। बिजनेस में तो हम उनसे उनके साथ में सरप्लस में हैं, जी ये बात अलग है। और रशिया जो है उसको हम देखते हैं, भारत देखता है एक डिफेंस पार्टनर के तौर पे। जी तो ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है, इस इक्वेशन में चाइना को काउंटर करने की जो स्ट्रेटजी है यूएस की, हमेशा अब आप देखेंगे कि जो टैरिफ जो लगाया गया है उसके सेंटर में भी चाइना है, और जी उनको कंटेन करने की कोशिश है भारत के ये दबाव डालकर कि रूस से आप तेल खरीदना बंद कर दीजिए। जी तो ये जो पूरा का पूरा जो हमारी स्ट्रेटेजी रही है कि एक बैलेंसिंग नेचर के साथ में हम जो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको हम देखते हैं कि यूएस के साथ में भी हम बिजनेस करेंगे, यूएस के साथ में भी हम स्ट्रेटेजिकली कोई हम समझौता करेंगे। रूस के साथ में हम डिफेंस का, वो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, कई बार उन्होंने हमारा साथ दिया है, तो हम उनके जी साथ भी हम अपना रिश्ता रखेंगे। चाइना के साथ में बिजनेस का रिश्ता, और ये बात भारत सरकार बहुत साफ तौर पे कह चुकी है कि जो भी हमारे बीच की कड़वाहट हो, मतभेद हो, लेकिन व्यापार को हम नहीं छोड़ सकते। तो जी एक जो ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो ये पूरा टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, और इसमें जो प्लस 25% तो हमारे वो मतलब उन्होंने जितना भी टैरिफ लगाया वो हम पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया। जी तो जी जो अलग से जो टैरिफ लगाया है 25%, तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास में एक एक रास्ता ये बचता था कि हम एक अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम बहुत साफ तौर पे हम दिखाएं कि हाँ, यूएस भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि रशिया। तो जी ये बात हम शायद कहीं ना कहीं से मिस कर बैठे, और इसके पीछे जो एक कॉर्पोरेट लॉबी है जो कि थिंक टैंक कही जा रही है, चाहे वो ओआरएफ हो या चाहे वो सीआरएफ हो, उसका जो इन्फ्लुएंस है हमारी फॉरेन पॉलिसी पे, वो एक गड़बड़ मामला है जिसके कारण से अमेरिका ये बहुत साफ तौर पे देख नहीं पा रहा है। अभी अगर आप एससीओ की बात करें तो एससीओ में भी क्या बोलेंगे जी हमारे प्रधानमंत्री, और वो क्या भारत क्या उसका रवैया अपनाएगा और करेगा क्या, जी दोनों में फर्क है अभी। तो जो हम कह रहे हैं वो शायद हम कर नहीं पा रहे हैं, या जो कर रहे हैं वो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। तो ये जो बड़ा फासला है ये कंफ्यूजन पैदा करता है। जी लेकिन क्या इसमें ऐड किया जा सकता है कि जो हम कर रहे हैं वी आर स्टिल ट्राइंग टू गेट सिंपैथी, कि हम अपनी ईंधन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही बाज़ार में जो उपलब्ध ऊर्जा है, संसाधन है, हम उसे खरीद रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन स्कॉट बेसेंट और पीटर नवारो कहते हैं कि भारत के आम लोगों की ज़रूरतें तो नहीं है, ये भारत के पूंजीपति की ज़रूरत ज़्यादा दिखती है। और आंकड़े भी दिए जा रहे हैं और साफ साफ अब तो शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये देखना होगा कि ये जो नैरेटिव भारत से गढ़ा जा रहा है कि सिंपैथी बटोरने के लिए, ये नैरेटिव है सिर्फ और सिर्फ, और इसका आम लोगों, आम जो कस्टमर है,
नागरिक है उससे कोई लेना देना नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं, इससे पहले कि प्रभात जी से इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करूं कि भारत की विदेश नीति जिस चुनौती का सामना कर रही है और ये कहा जा रहा है कि किस ओर भारत की विदेश नीति बढ़ रही है और क्या भारत की इस विदेश नीति पर पूंजीपतियों का प्रभाव पहले से ज़्यादा व्यापक, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा गंभीर नज़र आता है। और ये अगर ऐसा है, ऐसा कहा जा रहा है, अमेरिका के ये शब्द हैं, तो फिर इसे कैसे देखा जाना चाहिए और जयशंकर क्या निशाने पर हैं या फिर कुछ और लोग भी जो भारत की सरकार में इस वक्त डायलॉग्स में इन्वॉल्व हैं यूएस के साथ, क्या वो भी निशाने पर हैं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और सीधे चलते हैं डॉक्टर प्रभात राय के पास। डॉक्टर प्रभात राय, क्या भारत पर जिस आरोपों की बात हो रही है, स्कॉट बेसेंट हो या फिर पीटर नवारो, मैं बार बार अपने दर्शकों के सामने ये दो नाम रख रही हूँ, हालांकि कई नाम इसमें शामिल है, इसमें जेडी वेंस भी आ जाते हैं, इसमें मार्को रूबियो भी आ जाती हैं और भी लुटनिक भी आ जाते हैं। बहुत से ऐसे नाम हैं जो भारत की कड़ी आलोचना करते हैं। ट्रम्प तो सबसे आगे चल ही रहे हैं। तो क्या भारत की विदेश नीति ये करती हुई नज़र आती है, इसकी ये कार्यशैली नज़र आती है कि रूसी तेल खरीद का जो बचाव जिस तरीके से किया जा रहा है, असल में सेंटर में तो पूंजीपतियों का संरक्षण है। आप इस आरोप पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्या फिर सवाल है कि क्या भारत की विदेश नीति राष्ट्रहित में काम नहीं कर रही है? देखिए, ऐसा है नेहा जी, ये आरोप में ज़्यादा दम नहीं है जी। आरोप में इसलिए ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है अमेरिका की तरफ से भी, अमेरिकी नीतिकारों की ओर से जी। तो ये अडानी जी काफी निकट है मोदी के, अंबानी के निकट है जी। इन्हें फायदा भी मिला है हुकूमत में मोदी जी को लाने का, इन्हें फायदा मिला है क्योंकि बड़ा भारी फाइनेंस इन्होंने किया बीजेपी को शक्ल, ये सब जान, ये कोई छुपा हुआ खेल नहीं जी। और जिनको ठेके दिए गए, एयरपोर्ट दिए गए, वो सब आपके दुनिया के सामने है। लेकिन भारत की विदेश नीति का इस समय जो आयाम है वो एक, ये समझिए, नॉन अलाइनमेंट की जगह मल्टी अलाइनमेंट जी। रणनीति को लेकर पिछले 11 वर्ष से मोदी जी चल रहे हैं। वो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी नहीं है पंडित नेहरू की जी, जो ट्रेडिशनल पॉलिसी नहीं है, बल्कि मल्टी अलाइनमेंट है। और बहुत सारे कूटनीति के विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इससे भारत को बड़ा जबरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत किसी का भी नहीं हुआ, ना तो रूस का हुआ, इसलिए रूस ने पाकिस्तान का जब हुआ मामला तो रूस ने पल्ला झाड़ लिया जी। जी। भाई जो है पाकिस्तान का आलोचना नहीं की और हमारा खुलकर साथ नहीं दिया, बल्कि वो हमको और उपदेश देने लगा। ट्रम्प साहब तो चिढ़े गए हैं क्योंकि हमने कहा भाई उन्होंने सीज फायर नहीं कराया जी। स्पष्ट रूप से भारत ने स्टैंड लिया कि उन्होंने 31 बार कहा कि मैंने सीज फायर कराया, उनको नोबेल प्राइज के लिए हमारी हिमायत चाहिए थी, हमारा समर्थन चाहिए था। तो वो कहते हैं मैंने 6 दुनिया के युद्ध रोके हैं, भारत और पाकिस्तान का तो मैंने अणु युद्ध रोक दिया, परमाणु युद्ध रोक दिया। देखिए, अमेरिका के जो बाकी लोग जिनका आपने जिक्र किया वो ट्रम्प की भाषा बोल रहे हैं, वो ट्रम्प के सलाहकार हैं जी। पहले वाले सलाहकार को उन्होंने इसीलिए हटा दिया ट्रम्प साहब ने, आप जानती हैं अच्छी तरह जी। इनको नए साहब को लाए हैं, वो ट्रम्प की भाषा बोल रहे हैं जी। तो भारत के विदेश नीति पर जितना कहा जा रहा है पूंजीपतियों का प्रभाव, मैं नहीं कहता कि नहीं है प्रभाव, मैं ये नहीं कह रहा, भारतीय नीतियों पर यकीनन 2 बड़े पूंजीपतियों का असर देखा जा सकता है जी। लेकिन इतना नहीं है कि वो हमारी विदेश नीति बदल दें और उसके साथ हमारी दोस्ती करा दें, वो पाकिस्तान अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती तोड़ दें, ये दम नहीं है उनके अंदर जी। भारत किसी भी कीमत पर कभी भी अमेरिका के विरुद्ध एक शब्द नहीं कहा मोदी जी ने। और तो बताइए आप मुझे, आप ये भी कह सकती हैं उन्होंने हिम्मत जुटाई कि उन्होंने वांग से जबरदस्त मुलाकात की अभी 19 तारीख को। और देखिए, चाइना ने भी इसका रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने जो है पाकिस्तान बाद में गए, हिंदुस्तान पहले आए, पहली बार हुआ है कि चीन ने इस बदली परिस्थिति में ज्यादा जोरदार ढंग से हमारा इस्तेमाल किया है। मोदी जी भी जा रहे हैं 31 तारीख को, जी 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 रहेंगे और हम लोग पहले से ही चीन के साथ अपने मतभेद सुलझाने में लगे हुए हैं। कजान के अंदर जब मुलाकात हुई थी, आप याद कीजिए, जी जी, अभी अरसा हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, उस वक्त से हम ये रणनीति अपनाई हमने कि चीन के साथ हम अपने मैटर रिजॉल्व करें जी। और इसलिए हमने साफ साफ कहा, अभी जो है जो बांध बना रहा है उसके विरुद्ध हमने जबरदस्त प्रतिरोध किया है जी, ऑब्जेक्शन किया है, जो
तिब्बत वाला वो दक्षिण तिब्बत कहते हैं ना नेफा को, बिल्कुल, लिपुलेख पास जी। तो मेरा तो विचार बड़ा स्पष्ट है, दो टूक कि भारतीय विदेश नीति को दम नहीं है ये दो लोग प्रभावित कर सके, क्योंकि वो एक जानी मानी टेस्टेड विदेश नीति है और हमने कभी रिकॉर्ड खाता नहीं किया। सबसे बड़ा निर्यात हमारा होता है अमेरिका को जी, हम उसको बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहेंगे। सबसे ज्यादा इंडियन इकोनॉमी उससे अफेक्ट होने वाली है जी, हमारा जीडीपी भी गिर सकता है, आप जानते हैं जी। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हमारे कूटनीति के लगे बातचीत करने के लिए अमेरिका से। प्रभात सर, मैं आपने कहा कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करे ऐसा किसी में दम नहीं है, लेकिन ट्रंप के टैरिफ के बाद ये प्रभावित होती तो नजर आती है। चीन से जिस तरीके से संबंध सुधारने की तेजी आई है, क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते या फिर जी? ना देखिए नेहा जी, मैंने पहले कहा ये संबंध सुधारने की कोशिश हम कई वर्ष से कर रहे हैं। ये देखिए जब ये मामला हुआ था डोकलाम वाला, आपको याद होगा जी, ब्रिक्स में हम गए, ब्रिक्स ने बड़ा भारी रोल अदा किया, अफ्रीका ने और रशिया ने खासतौर से जी, डोकलाम मैटर सुलझाया गया जी। जो लद्दाख वाला गलवान वाला मैटर था वो भी ब्रिक्स के कारण ही सुलझा। चीन का जो फितरत है वो एकदम एक्सपेंशनिस्ट है, आप जानती हैं अच्छी तरह, इससे कोई इनकार नहीं करे, लेकिन चीन को भी दिख रहा है, उनको भी दिख रहा है कि अगर अकेले हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, भारत की एशिया में सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको भी हमको भी है, दोनों को जरूरत है जी। देखिए एक दौर में आपने बहुत बढ़िया बात कही थी अपने इस शुरुआत जब आपने की थी कि 25 साल लगे अमेरिकन भारत संबंधों को पटरी पर और इस दौर तक पहुंचाने में। हमारे बिगड़े हुए संबंध थे, बांग्लादेश वार में आपने देखी हालत 1970 उसके बाद में कश्मीर वार को क्या कहते हैं, जंग आजादी, जब इन पर खुद हमला हुआ जिहाद में, इनको फूंक दिया, ट्रेड सेंटर को फूंक दिया न्यूयॉर्क के, तब इनको अकल आई, तब इन्होंने हमारे पास दोस्ती हाथ बढ़ाया। अब फिर ट्रंप साहब जा रहे हैं जिहादियों के पास, पाकिस्तान के पास, क्यों जा रहे हैं? हिंदुस्तान को धमकाने के लिए। ठीक है जी, कमजोर देश है ये, इसको दबा लो। चीन तो मुंह तोड़ जवाब देता है जी, मुंह तोड़ जवाब नहीं देखिए हमारी जो ब्राजील ने दिया नहीं दिया मुंह तोड़ जवाब, हमको भी देना पड़ेगा। देखिए राष्ट्र ही सर्वोपरि है सदा, कोई भी सरकार इनका अगर उल्लंघन करेगी किसी पूंजीपति के हक में तो धराशायी हो जाएगी, वो अंदर खाने मदद कर सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन खुलकर अगर ये हुआ तो ये सरकार नहीं रहेगी, पहले भी नहीं रहेगी जी सरकार, ठीक है। तो मेरा तो अपना बड़ा स्पष्ट मत है, असर हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा अंदर खाने जी, लेकिन वो नीचे करें विदेश नीति, ये दम नहीं है उनमें। ठीक है प्रभात सर, फिर मैं उस जी ठीक है, फिर मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर विदेश नीति कोई प्रभावित नहीं कर सकता तो फिर यूक्रेन युद्ध, जिससे पहले रशिया से हमारी एनर्जी परचेजिंग 1% थी, 1% थी, वो यूक्रेन युद्ध के साथ ही बढ़कर अभी मैं भूल रही हूँ कितने % है, लेकिन उसमें इजाफा हो गया और यही आरोप की वजह बताई जा रही है, आधार लगाया जा रहा है कि 25% जो है एडिशनल पनिशमेंट भारत को दी गई है। तो क्या इससे बचा जा सकता था? नहीं बचा जा सकता था जी, कारण क्या है, रूस हमें सस्ता तेल दे रहा है, रूस हमको सस्ता तेल दे रहा है, ये बात जयशंकर ने एकदम ठीक कही है, एकदम दुरुस्त कही है, उससे पहले कहनी चाहिए थी। अमेरिका ने खुद का हिंदुस्तान से रूस से तेल खरीदो, बाइडेन साहब ने नहीं, पर ये शब्द, मुझे इस शब्द पे भी आपत्ति है प्रभात से, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप सही करें, मुझे सुधारें, कि जब जयशंकर ये कहते हैं, भारत के विदेश मंत्री ये कहते हैं कि अमेरिका खुद कहता है कि तेल खरीदो, तो क्या हम अमेरिका की सलाह और उसके कहने पर रूस से तेल खरीदने चले थे, जबकि 1% पहले हमारी इस युद्ध के शुरू होने से पहले परचेज हुआ करती थी, तो फिर अमेरिका के कहने में हम आए ही क्यों? नहीं देखिए अमेरिका के कहने से, लेकिन जो अमेरिका इस तरह हम पर आरोप लगाया कि हम यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहे हैं, अमेरिका खुद खरीद रहा है तमाम सामान, यूरेनियम खरीद रहा है, तमाम चीजें खरीद, लंबी लिस्ट है, यूरोपियन यूनियन खुद खरीद रही है रूस से, उनके ऊपर क्यों नहीं टैरिफ लगाता है जी, अपने ऊपर लगाए ना टैरिफ। देखिए ये डबल पॉलिसी जो है ना अमेरिका की, ये खुदगर्जी से ओतप्रोत है और ये सिर्फ भारत को ब्लैकमेल करने के लिए, इसके अंदर कोई सिद्धांत नहीं है, इसमें कोई नीति नहीं है।
तो यहीं पे मैं भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा रही हूँ। तो क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका के चरित्र को पहचानने में गलती कर बैठी? क्या भारत में ये नहीं समझा जाने लगा था कि अमेरिका हमारा ऐसा मित्र हो गया है कि अगर हम चीन से भी दुश्मनी लेते हैं तो अमेरिका हमारे साथ डटा हुआ है, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ दुश्मनी हुई और सैन्य संघर्ष हुआ तो सबसे करीबी दोस्त, सबसे पारंपरिक मित्र रूस ने भी हमारा साथ नहीं दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि विदेश नीति की ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो चुनौतियां हैं, क्या इसी की खामियों की तरफ इशारा नहीं करती हैं? जी मैं उत्तर दूं? जी बिल्कुल, प्रभात सर एक छोटा सा उत्तर, उसके बाद ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। जी देखिए, भारत को जैसे मैंने शुरू से कहा, कोई भी देश दुनिया का, भारत ही नहीं, अपने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करेगी जो सरकार, वो जिंदा नहीं रह सकती सरकार जी, वो मर जाएगी, वो उखाड़ के फेंक दी जाएगी जी। स्पष्ट तौर पर अगर राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करेगी, स्पष्ट तौर पर, मैं नहीं कहता कि राष्ट्रीय हितों का वो नुकसान कई बार नहीं पहुंचता, बहुत सारे ब्लेंडर्स होते हैं देश नीति में, होते हैं गृह नीति में भी होते हैं, बहुत सारे ब्लेंडर्स होते हैं, लेकिन अगर जानबूझकर कोई ऐसा करेगा तो वो फिर पावर में नहीं रह पाएगा। और जहां तक सवाल है कि अमेरिका हमें प्रभावित कर रहा है या रूस प्रभावित कर रहा है, चीन प्रभावित कर रहा है, तो इस ग्लोबल वर्ल्ड में तो प्रभाव होता है ना जी। नई नीतियां, अब ये नई नीतियों का निर्माण कर रहे हैं ना, अमेरिका ने जब हमको दुत्कार दिया जी, तो हमारे ऊपर लगा, तो हमने चीन की तरफ तेजी के साथ बढ़े ना, पहले भी हम कर रहे थे ये समझौते की और तेजी के साथ, और चीन भी बढ़ा है। पहले हमारा विदेश मंत्री गया, उनके बाद उनका विदेश मंत्री आया जी जी। तो देखिए, किसी भी दुनिया में देयर इज नो परमानेंट एनिमी, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन फॉरेन पॉलिसी, और इन नेशनल इंटरेस्ट आर परमानेंट फॉर एनी कंट्री, नॉट फॉर आवर कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने तो दुश्मनी नहीं की ना अमेरिका से, हम तो आज भी कुछ नहीं कह रहे, आए वो हमसे ट्रेड करें, लेकिन इस तरह से अगर बहुत धपट से वो काम करेंगे तो फिर हम भी तो ग्लोबल साउथ को तलाशेंगे ना, क्यों नहीं तलाशेंगे? जी, एक छोटा सा ब्रेक लूंगी मैं। ग्लोबल साउथ की बात आ रही है, लेकिन शायद वो मजबूत आवाज़ बनने की कोशिश हमने जिस तरीके से की, वो मजबूत आवाज़ बन नहीं पा रही है। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा था उसमें भारत की जो स्थिति हो सकती थी, जो पहले हुआ करती थी कि भारत जब बोलता था तो फिर इसका प्रभाव, कम से कम हम मनमोहन सिंह के अगर एरा को याद करें तो ये कहा जाता था कि मनमोहन सिंह के खिलाफ किसी भी अमेरिकी अधिकारी हो या फिर नेता हो, किसी ने इस तरह के जो है सरकार को लेकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे स्ट्रेट टॉक के साथ। तो भारत की विदेश नीति की चर्चाएं बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं और जयशंकर क्या निशाने पर हैं, या फिर मोदी सरकार अमेरिकी सरकार से जिस तरीके से डील कर रही है, ट्रेड वार्ता हो या फिर रूसी तेल खरीद की बात है, इन सब से जिस तरीके से भारत सरकार निपट रही है, क्या इसी का जो है ये टारगेट कारण हो सकता है? हमारे साथ सौमित्र रॉय जुड़े हुए हैं। सौमित्र सर, भारत की विदेश नीति को स्पष्ट बता रहे हैं डॉक्टर प्रभात राय, लेकिन जो दुनिया के अलग अलग देशों के जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं वो इसे सीधे सीधे ट्रम्प के टैरिफ वॉर से जोड़ रहे हैं। आप इस पर अपनी टिप्पणी दें। एक फ्रांस के अर्नॉड बर्ट्रेड हैं जो लिखते हैं कि भारत की मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेटिक रणनीति नाकाम हो रही है। तो क्या दुनिया के तमाम ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये भारत की विदेश नीति को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर जो बदल रहा है, जो हम देख रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सालों के बाद चीन जाने वाले हैं, ये क्या एक क्रमबद्ध जो सुधार है, जो सिलसिलेवार सुधार है भारत और चीन के रिश्तों में, जो कज़ान के बाद से हम देख रहे हैं तमाम बैठकों के बाद? हालांकि मैं समझने की कोशिश करती हूँ, वांग यी भी जब भारत आए तो क्या ठोस दोनों देशों के बीच में निकल कर आया, कैसे रिश्ते सुधर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं आपसे इस पर ज़रूर टिप्पणी लेना चाहती हूँ। सौमित्र सर। पहली बात तो ये है कि जो लावरोव ने के साथ में मीटिंग में जयशंकर ने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। वो चले गए बाइडेन ईरा में और उन्होंने कहा कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि बाइडेन ने ही हमसे 2022 में ये कहा था
कि रूस से तेल खरीदो, और उसके बाद में हमारे ऊपर उन्होंने डबल टैरिफ लगा दिया। जी जी। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, पहली बात। जिस समय वो लावरोव के साथ में जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय जो अडानी का जो चिंतन फाउंडेशन है वो एक एससीओ पे समिट कर रहा था इंडिया में, और उसमें चाइनीज प्रेसिडेंट आके ये कहते हैं कि साहब पाकिस्तान तो आतंकवाद का शिकार है, भारत तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार। अब इसको आप कैसे रिएक्ट करेंगे, इसको आप कैसे देखेंगे फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में? ठीक है, 31 को जो पीएम है वो एससीओ मीटिंग में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, वहां उनकी शी जिनपिंग से बात होगी, लेकिन अभी तक चाइना ने जो बॉर्डर का इशू है, जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है, उस पर अभी भी कोई बात नहीं हुई, उस पर अभी भी कोई रजामंदी नहीं हुई है जी। प्रधानमंत्री 1-1.5 महीने पहले गुजरात में जाके कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, और चाइनीज जो छोटी छोटी गणेश की छोटी आंखों वाली मूर्तियां होती हैं उसका आप बायकॉट कर दीजिए। पर उसके बाद लिपुलेख दर्रे से जो है व्यापार को सहमति जता दी गई। व्यापार ये कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखाती हमारे विदेश नीति में। जी, मैंने पहले भी यही कहा है कि जो वो कह रहे हैं वो विदेश नीति में कन्वर्ट हो रहा है क्या, क्योंकि वो कर कुछ और रहे हैं। तो जो ऑपरेशन सिंदूर में जो ये बार बार, उसके बाद में करीबन 40 बार प्रेसिडेंट ट्रंप ये बता चुके हैं कि हमने सीज फायर करवाया, अदरवाइज वो न्यूक्लियर वॉर हो जाता, उनके प्लेन्स गिरे हैं। तो ये जो पूरा अपमानित करने का जो पूरा एक जिसको कहते हैं सीरीज चल रही है, उसमें भारत का क्या रिएक्शन है? भारत ने क्या कभी जो कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप गलत कह रहे हैं, और उसके तुरंत बाद प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि नहीं हमने जो है सीज फायर करवाया। तो अब यहाँ पर, और ये जो डबल टैरिफ है उस पे भी जो है भारत ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है कि ऑफिशियली कोई जो फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई रिएक्शन नहीं है कि नहीं ये गलत किया गया है, या आपने अगर वो चाइना भी खरीद रहा है तो चाइना पे आपने टैरिफ क्यों नहीं लगाया, चाइना को आपने क्यों बख्श दिया, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, आप जब कह रही हैं कि रिश्ते सुधारने की बात है, तो ये पूरा प्रोपेगेंडा एक थिंक टैंक की तरफ से आ रहा है कि अब वहां पे जाके प्रधानमंत्री मोदी मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे, और वो मास्टर स्ट्रोक ऐसा होगा कि कुछ उसमें जो है व्यापार की बात होगी, और वो तो यहाँ पर मैं एक सीधी सीधी बात सौमित्र सर कह रही हूँ, शायद हमारे दर्शकों को समझने में आसानी होगी। जी नहीं, मैं प्रभात जी से ये कहूंगा कि जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर आए थे यहाँ पे और उनकी जब जयशंकर से बात हुई थी, तो एक स्टेटमेंट आया था कि हम आपस में जो डी डॉलराइजेशन का मामला है उस पे हमारा बहुत बड़ा फोकस है। और रशिया के साथ में, लावरोव के साथ में जाके जयशंकर जो हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों ने एक सहमति दी है कि हम अपनी नेशनल करेंसी में बिजनेस करेंगे। तो यहाँ पर भी जो डी डॉलराइजेशन का जो पूरा मसला है उस पे इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? जो प्रभात जी कह रहे हैं कि कोई भी हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, हमारी फॉरेन पॉलिसी है क्या, क्या कह रही है इस बारे में, क्या सोचती है इस बारे में? आपका इशारा है कि चीन के साथ अगर ट्रेड हुई है तो यहाँ पर भी राष्ट्रीय मुद्रा में होने की बात ऐड होनी चाहिए थी, अगर डी डॉलराइजेशन ही हमारा ध्येय है तो। हाँ, ब्रिक्स का तो ये पूरा का पूरा मुद्दा ही, सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ब्रिक्स की करेंसी है, चाइना अभी गोल्ड खरीद रहा है उस करेंसी को मजबूत करने के लिए, और वो चाहता ही है कि तीनों देश, खास तौर पे रशिया, इंडिया और चाइना, आरआईसी का जो पूरा फॉर्मूला है वो यही है कि हम डॉलराइजेशन के खिलाफ और अमेरिकी जो तानाशाही है उसके खिलाफ हम मिलकर मुकाबला करें। और ग्लोबल साउथ की जो बात है, ग्लोबल साउथ में इंडिया सबसे बड़ा देश है, लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं हम चाइना के साथ में भी हम एक तरह से पूरा का जो है मल्टीपोलर हमारा जो है वो है, मतलब जो हमारी विदेश नीति है, तो फिर हमको तो बहुत साफ ये कहना पड़ेगा कि नहीं, हमारी एक सॉवरेनिटी भी है जी। और अगर हम उस सॉवरेनिटी को नहीं बचा पा रहे हैं, हम अपनी सॉवरेनिटी का यूज नहीं कर पा रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन लेने में या फॉरेन पॉलिसी बनाने में, तो फिर हमारी सॉवरेनिटी का मतलब क्या हुआ?
बिल्कुल। सौमित्र सर, मैं अपने दर्शकों के लिए की समझ के लिए ये शब्द इस्तेमाल करना चाह रही थी कि आप जो बातें कर रहे हैं कि अडानी ओन्ड थिंक टैंक, उन्होंने एससीओ समिट पर एक जो है मीटिंग बुलाई और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान प्रताड़ित रहा है या फिर पीड़ित रहा है, चीन के भारत में जो राजदूत है उन्होंने ये बातें कही, लेकिन इस पर किसी तरह की जो है प्रतिक्रिया आप उम्मीद कर रहे थे कि आए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है, चीन से रिश्ते में सुधार की ये जो कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि अडानी का थिंक टैंक या फिर अडानी के अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, इसीलिए ये सुधार जो है इन पर तवज्जो दी जा रही है? कि आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं भारत की फॉरेन पॉलिसी पर? बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ में, अगर अडानी जी वहाँ पे गए हैं चाइना एससीओ समिट से पहले, तो जाहिर तौर पे उनके इंटरेस्ट हैं और उनका इंटरेस्ट एनर्जी सेक्टर में है। और ये मान कर चल रहा हूं मैं कि कुछ ना कुछ एनर्जी सेक्टर से एक बड़ी खबर आएगी, कोई डील की खबर आएगी। और जो ये पूरा का पूरा शिफ्ट है चाइना की तरफ, मूर्ति वाले कांड के बाद से जो शिफ्ट हुआ है, वो मैं मानता हूं कि ये जो सीआरएफ है उसका एक बहुत बड़ा रोल है उसमें। और जिस तरीके के आर्टिकल्स लिखे गए हैं, जिस तरीके के आर्टिकल्स चल रहे हैं मीडिया में, जिस तरीके की प्रचारबाजी हो रही है, वो पूरा का पूरा इंडिया के एक जिसको कहते हैं कि शिफ्ट, वर्ल्ड पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। और जो दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि जो विदेश मंत्री हैं उनके बेटे ध्रुव जाके वो ओआरएफ का वॉशिंगटन चैप्टर संभाल रहे हैं, क्या ये एक तरह से हितों का टकराव नहीं है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? तो मैं हमेशा से ये कह रहा हूं कि इनको बाहर करना चाहिए। जो थिंक टैंक हैं, जो राइसीना डायलॉग करवाते हैं, और जिनमें एप्पल का, जिसमें गूगल का, जिसमें जापान बैंक का, जिसमें फेसबुक तक का पैसा लगा हुआ है, जो स्टेक होल्डर्स हैं उस थिंक टैंक में, क्या वो अपना इंटरेस्ट नहीं देखेंगे? जी, तो सीधे से जयशंकर के बेटे की बात आपने कही कि वो ओआरएफ से जुड़े हुए हैं, अमेरिका में जुड़े हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं हितों का टकराव है। और भारत की जो सरकार है, विदेश मंत्री स्वयं जो हैं, उन पर भी, उनकी भूमिका पर भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लूँगी सौमित्र सर, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि चीन जिस तरीके से भारत की नीति रही है चीन के प्रति, और अमेरिका की नीति में कह सकते हैं कि थोड़ा सा इस वक्त जो तनाव उपजा हुआ है, लेकिन शायद बातचीत की कोशिशें जारी हैं। तभी खबर आई कि भारत के जो राजदूत हैं यूएस में, एम्बेसडर विनय मोहन क्वात्रा, वो अमेरिका के सांसदों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। और टॉपिक क्या है? ट्रेड और डिफेंस। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। फिर से स्वागत है सभी दर्शकों का। स्ट्रेट टॉक देख रहे हैं आप, और सीधे चलते हैं डॉक्टर प्रभात राय के पास। डॉक्टर प्रभात सर, फिर मैं समझना चाहती हूँ कि चीन के प्रति भारत की विदेश नीति जिस तरीके से रही है, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाएंगे, तो क्या बहुत बड़ा बदलाव, जो अमेरिका इसे कैसे लेगा, जिसके साथ भारत के इस वक्त तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं? और सौमित्र सर ने अडानी और अंबानी का जिस तरीके से जिक्र छेड़ दिया है, भारत में सवाल ये पहले से ही बने जा रहे हैं। और एक मैं आपको याद दिलाऊंगी कि ये आरोप एक बिल्कुल ही कह सकते हैं कि एक डिटेल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि मोदी जहां जहां विदेश यात्रा पर जाते हैं, वहां वहां की परियोजनाएं अडानी की झोली में डाल दी जाती हैं। तो जब इस तरीके के आरोप पहले से ही पृष्ठभूमि में हैं, तो फिर चीन को लेकर एससीओ समिट पर चिंतन, जो फाउंडेशन है, जो कि अडानी ओन फाउंडेशन कहा जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? ये जो डेवलपमेंट है भारत की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी हुई, ये, इस पर आपकी टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी लेना चाहती हूँ मैं। ये बात आपने ठीक कही। देखिए, पहले भी मैंने एक बार आपसे बात की थी, तब ये बात कही थी कि जब हम छोटे थे तब भी ये कहा जाता था कि ये टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो कांग्रेस अपने आप को सोशलिस्ट कहती थी, नेहरूआइट सोशलिज्म, तब भी ये दोनों फले फूले बड़े पूंजीपति बने। बिरलास को कितने लाइसेंस दिए गए आपको मालूम है? जी जी। तो जब कॉर्पोरेट के अंदर कोई भी डेमोक्रेसी काम करती है, मतलब कैपिटलिज्म के अंदर जी, ढांचा आर्थिक होता है पूंजीवादी, और जनतंत्र होता है। अमेरिका में भी ऐसा ही है जी।
वहां पर क्या होता है, वहां पर यही होता है कॉर्पोरेट के इन्फ्लुएंस से कोई गवर्नमेंट कोई पार्टी बच नहीं पाती, चंदा लेती है ना उनसे। अभी आपने एलन मस्क का मामला देखा, बिल्कुल, इतना पैसा लिया, ट्रम्प साहब ने मस्त थे, उन्होंने फिर उसको, पर विवाद गहराया तो मस्क को किनारा लगाने में ट्रंप ने जरा भी देरी नहीं की, बल्कि धमकी दे रहे थे कि आपको तो बाहर कर देंगे, देश निकाला दे देंगे। जी, कारण क्या है कि और बाकी पूंजीपति नाराज हो गए ट्रम्प से जी, जो और बड़ी लॉबी थी ना। ये देखिए पूंजीपतियों के बीच जितने साम्राज्यवादियों में झगड़े होते हैं ना, जी, पूंजीपतियों में लूट का माल बांटने के लिए सदा झगड़े होते रहे। जी, जी, ये सारे विश्व युद्ध इसलिए हुए क्योंकि कॉलोनीज पर कब्जा करना था हिटलर को, जर्मन को। जी, इटली को, सारे वर्णवाद की जड़ क्या है? लालच, कॉलोनीज, पैसा, दौलत। जी, अब वो नव साम्राज्यवाद है। आज जो दौर है वो पुराने टाइप के कैपिटलिज्म का तो नहीं है जब इंपीरियलिज्म सीधा था। जी, तो नव साम्राज्यवाद है कि नए तरीके से मार्केट पर कब्जा करो। तो इस दौड़ में भारतीय पूंजीपति हो या दुनिया के पूंजीपति हो, तो बड़े पूंजीपति चीन में ही पैदा हो गए, उस कम्युनिस्ट चीन में। जी, सोवियत संघ के बाद, पतन के बाद टाइकून रूस में भी पैदा हो गए। जी, तो कुछ इसकी बात छोड़ दीजिए, क्यूबा जैसों की या वियतनाम जैसों की, जहाँ पूंजीपति हावी नहीं है। जी, जी, सारी दुनिया का नक्शा बता रहा है। बाद में उसी दौरान जब ज्यादा बड़ा पूंजीपति बन गया और कम्युनिस्ट पार्टी को भी धता बताने लगा, तो कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने क्या किया चीन में, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, आप जानते हैं अच्छी तरह, सारी दुनिया जानती है क्या हुआ। इस तरह पुतिन ने भी किया। ये बात सही है कि कहीं भी अडानी को जो अनड्यू फेवर किया है, अनड्यू फेवर मिला। आपको याद होगा शुरू में जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो ऑस्ट्रेलिया गए थे एक खदान दिलाने जी, और गारंटी दी हुकूमत हिंदुस्तान ने, जी, कीजिए बताओ। तो ये तो खुला सच है, ये कोई छुपावा, कोई तो ओपन सीक्रेट। अगर इसको सीक्रेट रखना चाह रहे हैं जी, तो बेवकूफ लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए पूंजीपतियों के प्रभाव से ये सरकार तो बिल्कुल नहीं बच सकती। क्यों नहीं बच सकती? ये तो आई सत्ता में इनकी दौलत से है, पहली वाली नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा उनके पीछे अमीरों की दौलत नहीं थी, लेकिन लोगों ने सोचा ये बेहतर होंगे क्योंकि इनके पास ज्यादा बढ़िया फार्मूले, हिंदू मुस्लिम वाला भी है और बहुत सारे फार्मूले बढ़िया वाले हैं इनके पास। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, जी, है ना। तो जहाँ तक बड़ी स्पष्ट बात है कि असर तो होता है, लेकिन कोई वो निर्णायक रूप से उसका फैसला ले लेते हैं ऐसा नहीं है। बहुत बड़ा तंत्र है इस देश का। जी, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, आरएसएस भी है इनके पीछे, जिसको अपने वजूद का भी ख्याल रहता है, स्वदेशी की बात करने वालों को, जी, बड़ी सादगी से जीने वालों। कांग्रेस के अंदर भी ऐसे लोग थे। तो ये चलता रहता है, युद्ध है ये, जी, ये युद्ध है, ये पूंजीवाद के अंदर भी चलता रहता है। उधर साम्यवादी शक्तियां भी भारत में है जो एकदम खड़ी होती है, समाजवादी ताकतें भी हैं, और हमारे जो है जो हमारे भाई सामने बैठे ऐसे पत्रकार भी हैं जो कितना भी खरीद ले कोई मीडिया को, अडानी और अंबानी, तब भी खड़े रहते हैं, आवाज बुलंद रखते हैं। जी, यही उम्मीद है। मेरे को ये बार बार लगता है कि जो लोग हुकूमत में भी हैं उनमें सारे लोग पूंजीपतियों को नहीं खरीद सकता। हर इंसान बिकाऊ नहीं होता, तब ये दुनिया चल रही है। बहुत बिकाऊ नहीं है हमारी, वहां जाकर खरीद के देखो किसी को, लोग जानते देते हैं। तो ये दलालों की दुनिया में इंसान भी रहते हैं। ये युद्ध है, ये अंदर भी चलता है, बाहर भी चलता है। पर प्रभात सर, जब दुनिया इस तरीके से करवट बदल रही है, युद्ध हो रहे हैं और युद्ध में ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं तो एक पीस एम्बेसडर हूँ, नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी वो अपना नाम सबसे आगे लेकर चल रहे हैं, तो मैं समझना चाहती हूँ कि जब भारत ये कहता है कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, लेकिन भारत फिर आतंकवाद का हमला होता है और उसके बाद पाकिस्तान के भीतर आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है, फिर भारत अकेला खड़ा होता है, तो भारत की विदेश नीति अस्पष्ट तो दिखती ही है। अगर भारत ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका इजराइल ने हमला किया, फिर भारत ने बिल्कुल चुप्पी साधी, या फिर जिस तरीके से इस पूरे मसले पर अपनी विदेश नीति का परिचय दिया, गजा में जो हो रहा है, फ़लस्तीन में जो हो रहा है, यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत की जो पॉलिसी रही है, इन तमाम स्टैंड को किसी भी देश ने पसंद नहीं किया, इंक्लूडिंग मित्र देशों के साथ भी। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग भी इसका विरोध करते रहे अंदर भी, जी,
भारत को कम से कम गाजा पर बोलना चाहिए था। फलस्तीन को हम लोग सदा से ये कहते रहे कि उसको सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए, आज भी हम कहते, जब ये हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए थे, आपको याद होगा, ये पैलेस्टीन भी गए थे जी, चाहे आधे अधूरे मन से गए हो, मैं ये नहीं कहता कि बुरे मन से गए थे, क्योंकि नेतन्याहू जैसे राक्षस से इनकी बड़ी दोस्ती है, जिसने 50,000 बच्चों को मार दिया, स्त्रियों को मार दिया, बेगुनाह लोगों को मार दिया। वो युद्ध नहीं लड़ा था हमास के खिलाफ, वो पूरे के पूरे गाजा को खत्म करना चाहता है, ये देखिए। और सबसे बड़ी तो चुप्पी इन इस्लामिक देशों की देखिए, ये किस कदर लालच में और अमेरिका के तुम छल्ले बने हुए। हम लोग भी उस समय बड़े अमेरिका के खैर ख्वाह थे ना, अब देख लिया ना अमेरिका का चरित्र आपने जी। मैं एक सवाल का उत्तर जरूर लूंगी कि चीन जैसी महाशक्ति से भारत इसी स्टैंड पर जो है वो मुकाबला करता आ रहा था, बात थी मानवता की, और उसी पर भारत की विदेश नीति जो है अब मौन दिखती है। तो फिर चीन जैसी महाशक्ति हो, ट्रंप को मैं अभी इस वक्त छोड़ देती हूँ, आप कैसे देख रहे हैं भारत की विदेश नीति को? फिर देखिए, भारत की विदेश नीति में अगर बहुत दृढ़ता नहीं दिखाई, देखिए हमें जो परिणाम भुगतने पड़े हैं, हम मल्टी अलाइंड नहीं रहे थे जैसा ये दावा करते हैं, हम प्रो अमेरिका हो गए थे। ये तो रूस से जो हमारी दोस्ती थी वो परंपरागत चली आ रही है, क्योंकि पूरी फौज उस पर हमारी डिपेंड है। हमने कितने हथियार खरीदने का भी वादा किया जी, हमें फ्रांस से राफेल लिया, उसका राफेल का आश्रय देख लिया आपने जी, उसकी दलाली की बातें भी आई सामने सारी दुनिया की। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत की विदेश नीति में गड़बड़ियां तो भारी हैं, कोई शक नहीं, मैं ये नहीं कहता कि बड़ी बढ़िया, लेकिन उसको कोई इस तरह से एकदम बर्बाद कर देगा कोई, क्या वो सब कुछ खत्म कर देगा, ये संभव नहीं है। ये अभी ये कहा जा रहा है कि अब भारत को एहसास हो गया है कि चीन के लिए रिश्ते सुधारना ही सबसे जो है एक सही रास्ता है जी। मैं कहता हूँ ये रिश्ते सुधारने की कोशिश कई वर्षों से कर रहे हैं, ये एक फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है। हम खजान लेकिन उससे पहले से करते रहे, लेकिन रिश्ते सुधर नहीं रहे ना प्रभात सर। इनकी फितरत विस्तारवादी है ना जी जी। मैं सौमित्र सर जी, सौमित्र सर बिल्कुल समय समाप्त हो गया, लेकिन सौमित्र सर से एक लाइन में टिप्पणी लेना चाहती हूँ। सबसे बड़ा वैक्यूम भारत की विदेश नीति में सौमित्र सर आप किसकी देखते हैं? क्या हो जाए तो भारत के जो रिश्ते हैं, भारत की जो विदेश नीति है, सभी देशों के साथ, बल्कि अधिकतर देशों के साथ सही तरीके से आगे बढ़ सकते हैं जी? सौमित्र सर एक लाइन जी। हम सभी के साथ में है, लेकिन हम अपने साथ भी है, अपनी गरिमा, अपनी संप्रभुता के साथ में, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमको, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस हो, या चाहे वो रशिया हो, हमको सबको साथ में लेकर चलना है। हमको किसी के साथ में दुश्मनी नहीं करनी है और नहीं लड़ाई लड़नी है। और तीसरी बात जो है, जो हमारे जो परस्पर जो मतभेद हैं, हमको उनको सुलझाते हुए व्यापार की तरफ भी बढ़ना है, क्योंकि अभी यही एक अपने आप में एक कड़ी है जो फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी दोनों को डिक्टेट कर रही है। तो व्यापार हम छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सौमित्र सर आपका भी और डॉक्टर प्रभात राय आपका भी कि आपने समय दिया, स्ट्रेट टॉक के प्लेटफॉर्म से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि क्या आप भी ये समझते हैं कि भारत की विदेश नीति अब चीन की तरफ अपना झुकाव दिखा रही है, या फिर अमेरिकी टैरिफ का भारत पर असर पड़ रहा है, भारत की विदेश नीति पर असर पड़ रहा है? तो हम तक लिख कर पहुँचाए info@broadcasting.com या फिर neha@broadcasting.com पर भी ईमेल पहुँचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।